आपकी नई बुक के लिए जो आपकी आ रही है सेफ्टी पिन। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताओ कि उस बुक के अंदर क्या है। तीसरी जो मैं ये बुक लिख रही हूँ सेफ्टी पिन, इससे शायद आज की जनरेशन की 99% महिलाएं रिलेट करेंगी, पुरुष भी रिलेट करेंगे। कहानी इतनी भावुक है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदू धर्म, क्योंकि लोग एक दूसरे के धर्म पर बहुत टिप्पणी करते हैं, हर धर्म में कुछ कुछ कमियां हैं और धर्म में नहीं इंसानों में कमियां हैं। हिंदू धर्म की कुछ पॉजिटिविटी एंड कुछ नेगेटिविटी आप बताना चाहें। हिंदू धर्म ध्रुव जी बहुत वास्ट, बहुत बड़ा है और इसकी जड़ें अभी तक शायद लोग खोज भी नहीं पाए। मुस्लिम धर्म की जो जड़ें हैं ध्रुव जी, वो बहुत स्ट्रगल से शुरू हुआ जी। जो राधे राधे नहीं बोलेगा वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। हम तमिल बोलने को राजी हैं, बट अगर मैं तमिल सीख जाऊं तो मैं कितने लोग से कम्युनिकेट करूं मैक्सिमम आज की डेट में? 25 लाख 30 लाख। मैं इंग्लिश बोलूं तो शायद मैं करीब 3-4 अरब लोगों से बात करने के लिए मेरे पास एक टूल है जिससे मैं आई कैन टॉक टू एज मैनी पीपल एज इन द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट देखा होगा आर.के. नवाब मैम के साथ, जो कि बहुत ही हमने नए नए वर्सेटाइल टॉपिक पे डिस्कस किया था। एंड मैम ने मुझे बताया कि ध्रुव काफ़ी सराहना करी गई उस पॉडकास्ट की, हम दोनों ने जो भी कन्वर्सेशन की थी उसके ऊपर। तो वी आर प्लानिंग कि एक और नया पॉडकास्ट करते हैं और आज की जो सोसाइटी के इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके चल रहा हो, आप लोग आज के न्यूज़ में देखते रहते हो कितने के सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें आदमियों को, मेल्स को काट काट के ड्रम में पैक करके फेंका जा रहा है। तो मैंने कहा लाओ मैम को इनवाइट ही कर लेता हूँ कि मैम थोड़ा सा बताओ वुमेन्स ऐसा क्यों कर रही हैं, लॉ का मिसयूज क्यों कर रही हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज्यादा केसेस आते हैं डाइवोर्स के जिसमें वुमेन एलुमनी मांग लेती है। अभी बैंगलोर में एक केस हाईलाइट हुआ था जिसमें लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी वाइफ उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही थी। तो ये सारे सोशल कॉज, सोशल इश्यूज क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं? ऑब्वियस है कि रंजना मैम एक राइटर हैं, बुक ऑथर हैं। मैम की अभी एक नई बुक आ रही है सेफ्टी पिन, तो उसको भी लेके हम चर्चा करेंगे कि सेफ्टी पिन में किसकी स्टोरी है। क्या मैम एक लड़की के ऊपर लिख रही है, लड़के के ऊपर लिख रही है, फैमिली के ऊपर लिख रही है, ड्रामा है, क्या है उस बुक के अंदर? तो वो भी इस पॉडकास्ट में होगा। तो प्लीज आप पॉडकास्ट को पूरा देखना, और क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आज के टाइम में करंट सिनेरियो में अलग अलग पर्सन की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि आपकी धारणा कुछ और हो, आप किसी और पोलराइजेशन पर घूम रहे हो और आपको इस वीडियो के थ्रू आपको कोई नई चीज सीखने को मिल जाए। तो हम स्वागत करते हैं आर.के. नवाब मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे कैसे हैं जी? आप? बहुत अच्छे हैं हम। और आज क्या संयोग है कि हम आज आपके यहाँ फिर से हैं और फिर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मैम। तो मैम हमने पिछला पॉडकास्ट किया था, कैसा? सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि जेन्युइन रिव्यूज बताइएगा कि आपने देखे और आपके नियर एंड डियर पर लोगों ने देखे, क्या रिव्यूज दिए उन्होंने? सबसे ज़्यादा तो आपके इस मृदुभाषी स्वभाव की सबने तारीफ करी और इतना पेशेंस है आप में, और मेरी भी तारीफ करी लोगों ने कि आपको, मतलब आप बहुत अच्छे से बोलते हैं धीरे धीरे कि वहाँ लोगों को नहीं पता जिस कि अच्छा इस टॉपिक पे भी नॉलेज है। ये तो हमको पता ही नहीं, हमारे दोस्त को ये भी नॉलेज है। तो इस तरह की चीज बिल्कुल आप सभी लोगों को पता नहीं होगा। अभी हमने ऑफ कैमरा बैठ के करीब 1-1.5 घंटे संवाद किया है और इतने अलग अलग विषयों पर हमने संवाद किया है कि अगर वो सारी नॉलेज हम पब्लिक कर दें तो यू ऑल आर वर शॉक्ड कि रंजना मैम को ये सब भी आता है। लेकिन मैम को अब मैं खुलकर कैमरे पे क्या बोलूं, हो सकता है अभी मैम की कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जिनके बियॉन्ड वो बोल नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ आवर जॉब, कि नहीं बोलना चाहिए। तो हम थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट टॉपिक पे डिस्कस शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैम शुभकामनाएं आपकी नई बुक के लिए जो आपकी आ रही है सेफ्टी पिन। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताओ कि उस बुक के अंदर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सेफ्टी पिन पहली जो 2 किताबें हैं मेरी, वर्चुअल वाइपर्स और एनर्जी एल्केमी। तो वर्चुअल वाइपर्स में बहुत सारे लिव्ड एक्सपीरियंस और शेयर्ड एक्सपीरियंस थे, और आजकल सब लोग जो उसका शिकार हो रहे हैं, तो वो दर्द था कि भाई कुछ अवेयरनेस
एक लेमैन तक नहीं पहुंच पा रही है। इंटरनेट तो सब तक पहुंच गया लेकिन अवेयरनेस नहीं है, कैसे स्कैम हो जा रहा है हमारे साथ, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं और हमारे पैसे चले गए। तो बहुत मुझे भी उस चीज़ का डर था, मैं उस चीज़ों से गुजर रही थी, तो लिखना बेहतर समझा, मैंने लिखा। बहुत सराहना मिली, कई जगह उसको एज अ गाइड यूज़ किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में उसको प्रमोट किया गया। प्रिंसिपल्स ने अपने बच्चों को बोला कि भाई पढ़ो, जो नहीं पढ़ सकते लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वहाँ जाके पढ़िए। तो उसको इस तरह का प्रमोशन मिला। फिर दूसरा एनर्जी एल्केमी जब लिखी, तो एनर्जी एल्केमी ज़िंदगी के उन सवालों का जवाब है जो शायद नहीं मिल रहे हैं कहीं, परेशानियां हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करके हम बहुत सारी परेशानियों से निकल सकते हैं। बस वही था और हमने लिखा उसको कि क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं, शायद जो लोग मेरे से रिलेट करेंगे, मेरी स्टोरी से रिलेट करेंगे, वो समझेंगे। और उसकी भी काफ़ी तारीफ़ हुई ध्रुव जी। मुझे यकीन नहीं था कि लोग सच में इतने परेशान हैं। और वो उसमें जो छोटे-छोटे एक्शंस हमने बताए कि परिवार के साथ समय बिताइए, दोस्तों के साथ। आप अच्छे दोस्त बनिए, आप सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए दोस्ती मत करिए, अच्छे दोस्त बनिए, दिल अपना साफ़ रखिए। आप एक अच्छे सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट करिए। जब मैंने लोगों से बोला कि कुछ नहीं तो आप 2 जोड़ी मोजे डोनेट करिए, उससे लोगों ने इंस्पिरेशन ली और करके देखा और उससे मुझे फीडबैक मिला कि नहीं, मुझे अच्छा लगा। आई वॉज फीलिंग लो डैट डे। मैं बाहर निकला, मैंने स्ट्रे डॉग्स को कुछ खिलाया पिलाया, बिस्किट दिए, मुझे अच्छा लगा। मैंने एक नंगे पैरों से चल रहे खेलते बच्चे के लिए एक स्लीपर खरीद के दे दी, मुझे अच्छा लगा। आई एम फीलिंग वर्थ। तो ये बातें लोगों ने मुझसे शेयर करी, तो मेरे को लगा कि हाँ, जीवन में जो मैंने ये 2 काम किए ये सफल हुआ। तीसरी जो मैं ये बुक लिख रही हूँ सेफ्टी पिन, इससे शायद आज की जनरेशन की 99% महिलाएं रिलेट करेंगी, पुरुष भी रिलेट करेंगे। कहानी इतनी भावुक है और इतने अप डाउन्स हैं उसमें कि पिछले 6-8 महीने से मैं उस भावनाओं में जी रही हूँ, ऊपर नीचे और उन्हीं भावना के आवेगों के चलते मुझे 10 दिन का मेडिटेशन करना पड़ा। अच्छा। एकदम कंटिन्यूअस मेडिटेशन, नो कम्युनिकेशन टू अदर वर्ड, फोन भी अलाउड नहीं था, मौन रहना था। लखनऊ में एक विपासना सेंटर है, अच्छा, मेडिटेशन सेंटर, मैं वहाँ गई और वहाँ आप आंखों के इशारे से भी बात नहीं कर सकते, इतने रूल्स से। और वो करके मुझे इतना बेहतर फील हुआ। हाँ। और वहाँ जाके मेरी कहानी की जो एंडिंग थी वो मेरे सामने ऐसे फ्लैश में आ रही थी कि यहाँ दिस इज गोना बी योर परफेक्ट एंडिंग। और बस मुझे वहाँ कहानी का सार मिल गया अपना, तो एंड में बहुत दिन से नहीं ढूंढ पा रही थी और फिर वो मुझे मिला एंड आई एम ग्रेटफुल। और अब मैं आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करके अपनी कहानी जल्दी से जल्दी फिनिश करके पब्लिश कराऊंगी और आपके दर्शकों के लिए फिर से एक बुक अवेलेबल होगी। और एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ और ध्रुव जी मैं चाहूँगी आप इसको थोड़ा सा समर्थन भी करिएगा कि मेरे बुक की जितनी भी रॉयल्टी है वो सब एक चैरिटी में जाने वाली है। अच्छा, मैं कुछ भी पैसा नहीं रखूंगी उसका। मैम ये जो आप सोशल कॉज कर रहे हो, इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन, तो मुझे इसमें आप लोगों की दुआएं, आपका साथ चाहिए। ये चैरिटी आप समझिए कि हर उस ज़रूरतमंद के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में बेसिक चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। आपने इसके लिए अपनी कोई संस्था बनाई हुई है? मेरी संस्था जिसके लिए मैं वॉलंटियर कर रही हूँ 10 साल से, जिसके लिए मुझे अलग अलग जगहों से नवाजा भी गया है, उसका नाम है आई फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट। अच्छा। और उस ट्रस्ट के लिए मैं काम करती हूँ। जब मेरे पास खाली समय होता है अपने डेडिकेशन से मैं उसके लिए काम करती हूँ और उसी ट्रस्ट में ही ये सारी चैरिटी भी जाएगी। और उनके मकसद बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं। अभी तो उन्होंने 10-12 कुत्तों को गोद लिया हुआ है, हम उनकी देखभाल करते हैं। और चाइल्ड एजुकेशन में खास तौर से गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जो 5th क्लास के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है, उसके लिए वो संस्था बहुत मेहनत करती है। उसी के लिए बहुत सारे अवार्ड वगैरह से नवाजा गया है उनको, जैसे देश रत्न मिला है सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री से, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। क्या बात है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग उन संस्थाओं से भी जुड़े, उनसे भी वाकिफ़ हों कि जो ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रही हैं और हमारे जैसे लोगों से भी जुड़ें
हाँ जी, हाँ, नहीं और जरूरी है। और आप सभी लोग रंजना मैम की जो बुक आ रही है सेफ्टी पिन, वो परचेज करें, क्योंकि जो आप परचेज करेंगे उसका एक लमसम अमाउंट चैरिटी में जाएगा, सोशल कॉज में जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। देखो हम सब लोग कमाते हैं, खाते हैं, रोज अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो लोग भूखे सो जाते हैं, जो ना बिना कपड़े के हैं, बिना शिक्षा के हैं। और खासकर और उन लोगों के बारे में जिन लोगों को आप ये मान के चलो कि लोग कहूँ, या जैसे डॉग्स की बात हो गई, उन्होंने गोद लिए हुए हैं, वो बेजुबान जानवर जो अपनी किसी को बता भी नहीं पाते बात कि उनको भूख लगी हुई है या उनको कोई प्रॉब्लम है, कहीं दर्द है। हम इंसान तो फिर भी बता देते हैं कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे एक काम करो, एक डोसा ला दो, इडली ला दो, रोटी ला दो, सब्जी ला दो, लेकिन वो नहीं बता पाते हैं। तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपने अनुसार, जो भी हमारे पास टाइम है, पैसा है, जो हम लगा सकते हैं लगाएं, सो दैट कि प्रकृति का बैलेंस बना रहे। इवेंचुअली हमें पता नहीं चलता, अगर एक चीज भी इनबैलेंस हो गई और प्रकृति का बैलेंस खराब हो गया तो जीवन बहुत मुश्किल होने जाएगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं ध्रुव जी आप। और अभी जैसे जैसे अभी गर्मी बढ़ेगी तो ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे हाँ, ये किसी को भी देख के काटते हैं और उससे लोग में भय होता है कि अब वो काट लेंगे तो ऑब्वियसली आप समझिए कि क्या क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन वो एग्रेसिव हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? क्यों गर्मी बढ़ेगी, वो कहाँ जाएं? सही बात है। तो इसीलिए इस समय उनके शेल्टर की व्यवस्था करना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना कि वो काटेंगे फिर बदले में हम यही चाहेंगे कि उनको पकड़ के कहीं ले जाया जाए, हटा दिया जाए। तो ये तो साइकिल में चलेगा फिर। तो समस्या का निदान करने के लिए हमें उनके लिए कुछ उपाय करने नहीं पड़ेंगे। मैम, बिल्कुल जरूरी है। भगवान ने जब ये क्रिएचर्स बनाए थे तो कुछ सोच के ही बनाए थे, हाँ, ताकि धरती सिर्फ प्रकृति हमारे लिए नहीं हमारे बनाई लिए। है। हाँ, लेकिन इंसान अब ऐसा शायद सोचने लगे हैं। मैं भी एक इंसान ही हूँ, ह्यूमन बीइंग ही हूँ, ऑब्वियस है, हम सब होमो सेपियन है और बहुत इंटेलेक्चुअल हम लोग डेप्थ में बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर कोने में हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए प्रकृति है, प्रकृति के लिए हमें ये नहीं सोचते हम, हमारे लिए प्रकृति है, हमारे लिए वातावरण है, हम प्रदूषण करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम थोड़ा सोच को डाइवर्सिफाई कर देंगे कि हम प्रकृति के लिए, हमें प्रकृति के लिए करना है, तो शायद चीजें और अच्छी बेटर हो जाएंगी। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जी। आम का पेड़ देखा आपने? हाँ जी, या नीम का पेड़, आम का पेड़? दोनों देखें। दोनों देखे। उस आम के पेड़ को अपनी पूरी लाइफ साइकिल में हमारी क्या जरूरत है? मैम उसको तो बेचारे को पानी भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना पड़ता, बस आम तोड़ते जाओ हर साल। हमको उसकी जरूरत ज्यादा है, उसको हमारी कोई जरूरत नहीं अपने पूरे लाइफ साइकिल में। वो अगर एक बार वो उग गया अपने आप, तो अपने आप ही ग्रो करेगा। उसको कोई पानी डालने नहीं जा रहा, जंगल में खाद देने नहीं जा रहा, अपने आप ग्रो करता है, अपने आप उगता है, अपने आप फलता है, फूलता है। और अगर कोई उस पेड़ को डिस्टर्ब ना करे तो अपना खाद पानी वो खुद बना लेता है। हमें जरूरत है उसकी, और हम कैसे बिहेव करते हैं कि वो हमारे लिए बना है, चलो कंज्यूम करें। नहीं, सबके लिए इस धरती पे भगवान ने सबके लिए सब कुछ दिया है। हमको हर चीज़ पे डिपेंड बनाया है, हमको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और हम मतलब एब्यूजिव हो गए हैं हर चीज़ के लिए, सिर्फ निचोड़ दें इस धरती को, इस नेचर को, और उसके कंसिक्वेंस जो झेल रहे हैं बस वही है कि एक क्लास उससे ऊपर है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अभी नीचे वाली क्लास झेल रही है। उसके चाहे हीट इफेक्ट हो, चाहे कोल्ड वेव हो, झेल तो वही रहे हैं जो आज एसी नहीं अफोर्ड कर सकते। वो 50 डिग्री में सरवाइव करेंगे। सही बात है। लेकिन हमने सबका जीना मुश्किल कर दिया। अभी वही यही 36 के आसपास रहता है टेम्परेचर, सबके लिए आसान था, कोई एसी के लिए नहीं मर रहा होता। लेकिन अब ये साइकिल बढ़ती जाएगी, जितनी गर्मी उतने एसी, जितने एसी उतनी गर्मी। लेकिन वो उस इंसान के बारे में आप नहीं सोच रहे जो आज एफर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो उसके लिए तो आपने यही धरती उसकी जीने लायक उससे खींच ली। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो गया, नीला आसमान नहीं दिखता मैम जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, तब तो हमने नीले वॉलपेपर लगाए हैं। तो वो सब झेल रहे हैं ना कहीं। बट हमको सोचना पड़ेगा कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है। बिल्कुल। और हमको इतना बुद्धि दी है कि आप इंटेलेक्चुअली सोचिए, हर समस्या का समाधान निकालिए। समस्या आपने खड़ी की है, कूड़े के पहाड़ हमने खड़े किए हैं,
किसी और जानवर का उसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों, कब सोचेंगे पता नहीं। बट आई एम सो वरीड अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड मैं भी मैम सस्टेनेबिलिटी को लेके काफ़ी अवेयर हो चुका हूँ, पहले नहीं था। पहले मैं क्लाइमेट को भी लेके ज़्यादा अवेयर नहीं था कि पोल्यूशन हो रहा है तो होता रहे, हमारा क्या लेना देना। लेकिन जब सडनली, हो सकता है शायद एक एज के बाद ये चीज़ें अफेक्ट करती हूँ, कि मुझे समझ में आया कि आने वाली जनरेशन को हम क्या देकर जाएंगे। तो अब दोनों तरीके से सोचा जाता है। जनरली मैंने अभी कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़े हैं जिसमें आ रहा है कि लोग देश इसलिए छोड़कर जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अब इंडिया रहने लायक जगह नहीं बची। हम ही ने खराब की है, और कलेक्टिव एफर्ट है सबका। तो और जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो छोड़ के जा भी रहे हैं। हाँ। जो बेचारे नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं उनको ये झेलना है। हाँ। तो जैसे मैंने कुछ स्टडीज की, बुद्ध धर्म में तो आप बैक्टीरिया, और जैन धर्म में तो आप बैक्टीरिया लेवल तक का सोचते हो। आप वो मास्क लगा के चलते हैं कि भाई वो गलती से हमारे उसमें ना चले जाए सिस्टम में, तो उनका भी ख्याल है उनको। यहाँ तक की सोच दी है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम तो आज वहाँ पहुँच गए हैं कि ये इसको गोली मार दो, हमारे से मैच नहीं करता, हमारे रिलीजन फॉलो नहीं करता, उसका नाम पूछो उसको गोली मार दो। भाई धर्मों ने कुछ और सिखाया था, शायद पढ़ लेते थोड़ा फिर निकलते। जिसने तुम्हें धर्म सिखाया, जिसने तुम्हें ये बंदूक दी, उसने तुम्हें शायद धर्म नहीं सिखाया। ये नहीं करना चाहिए। जब इसके परिणाम आपके ऊपर आएंगे तो आप रोते बिलखते घूमोगे। ये धरती फिर जब नेचर अपना लेगी ना बदला, तो फिर आप नहीं झेल पाओगे, तब आवाजें निकलेंगी, कराहें निकलेंगी। फिर मैम धर्म को लेके आपने बात करी, तो आज एक काम करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए और सभी के लिए, एक धर्म की मैं कुछ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदू धर्म, क्योंकि लोग एक दूसरे के धर्म पर बहुत टिप्पणी करते हैं, सत्यता अभी किसी को नहीं पता। मेरा मानना है सारे धर्म अच्छे हैं, हर धर्म में कुछ कुछ कमियां हैं, और धर्म में नहीं इंसानों में कमियां हैं। धर्म की सारी बात मान लो तो शायद आपको किसी को मारना ही ना पड़े। तो हम शुरुआत अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म से शुरू करते हैं। हिंदू धर्म की कुछ पॉजिटिविटी एंड कुछ नेगेटिविटी आप बताना चाहें। हिंदू धर्म ध्रुव जी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, और इसकी जड़ें अभी तक शायद लोग खोज भी नहीं पाए हैं मेरे हिसाब से। बस ये कि धर्म पे टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना मेरी इतनी नॉलेज है। फिर भी क्योंकि हमारी जनरेशन को हम थोड़ा बहुत अवेयर करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ 2-4 लाइनें बोलूँगी कि सनातन धर्म की जो आप फिलॉसफी, इंग्लिश में कह लीजिए, शब्द सही नहीं है फिलॉसफी, दर्शन या ज्ञान उसका इतना अथाह है, समुद्र से भी बड़ा है। और उसमें सीखने के लिए, मतलब इंसान जब पैदा होता है, अगर वो थोड़ा भी इंटेलेक्चुअली अवेयर है तो उसके जहन में लाखों सवाल आते हैं। उन लाखों सवालों, करोड़ों सवालों का जवाब आपको हमारे सारे जो अभिलेख मौजूद हैं सब में मिलेगा। कोशिश करिए उसको जानने की, उसको समझने की। वो इतना बड़ा है कि एक जीवन में तो खत्म ही नहीं होगा। मैं जो बोल रही हूँ, मैंने भी बहुत कुछ नहीं पढ़ पाया है, अभी तो सब बचा है, अभी तो पढ़ना है। लेकिन फिर भी इतना इंटेलेक्चुअली अवेयर है इंसान कि उसको ये समझ में आ रहा है कि ये धरती सिर्फ मेरी नहीं है, यहाँ मेरा एक पार्ट है जो मुझे प्ले करना है और फिर चले जाना है। बस इतना भी समझ लोगे ना तो ये चीज़ों से दूर होते जाओगे अपने आप। यही सबसे बड़ी अच्छाई है कि हर सवाल का जवाब है, ढूंढोगे मिलेगा। और कमी की बात करूं तो कमी है सच नहीं है। कुछ लोगों ने आके इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लोगों में डिवीजन खड़ा करने की कोशिश की, एकता को खंडित किया, उसका फ़ायदा और लोगों ने उठाया। यही है कि हम जब अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम सब एक हैं, एकम ब्रह्म। और सोहम क्या है? वो कहता है कि जो ब्रह्म है वही तुम हो, भगवान। यहाँ तक तो बता दिया कि तुम ही भगवान हो, बट तुम उसको रियलाइज तो करो, तुम खुद ही राम हो। हाँ, सोहम हो तुम। तो फिर अब दूसरा धर्म, जैसे मैंने अभी कंट्रोवर्शियल धर्म ले लेते हैं, मुस्लिम धर्म की जो जड़ें हैं ध्रुव जी, वो बहुत स्ट्रगल से शुरू हुआ जी। और स्ट्रगल उसका ये था कि मरुस्थल,
ना पानी ना खाना, वहाँ से उसकी जड़ें निकलती हैं, तो वो थोड़ी सी तो एग्रेसिव है, बट सिखाया उसने भाईचारा ही था कि इस कबीले को भी अपना लो, इस कबीले को भी अपना लो, इस कबीले के हर लोगों को यही भाईचारा सिखाते चलो। पर उस भाईचारे से पता नहीं क्यों वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा लगता है। तो उनको अपना धर्म और डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, अपने प्रॉफिट्स की बातों को ज़रा गहराई से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी सुनी है, मुझे तो उसमें बातों में तो कोई कमी नहीं लगती कहीं। फॉलो करने वाले इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं समझ नहीं आता। तो आई डोंट नो कि क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उसको उस लेवल पे जाके जिस लेवल पे वो कही गई हैं बातें। सही बात है। पैगंबर मोहम्मद जी का बहुत बड़ा किस्सा है कि वो रोज़ नमाज पढ़ने जाते थे, जिस रास्ते से जाते थे उधर एक लेडी थी, वो शायद यहूदी थी, उनको पसंद नहीं था तो उनके ऊपर कूड़ा डाल देती रोज़। वो रोज़ अपना नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकलते थे, वो रोज़ उनके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी अपने घर का। तो एक दिन उन्होंने नहीं फेंका, पैगंबर साहब को थोड़ी चिंता हुई, उनका हालचाल पूछने पहुंच गए कि क्या हो गया, आज क्यों नहीं फेंका। तो ये सिखाया उन्होंने, और फॉलो करने वाले क्या क्या फेंक रहे हैं समझ ही में नहीं आ रहा है। कूड़ा फेंकने वाले या बम फेंकने लगे। नहीं करना चाहिए, बचिए इस चीज से, आपका धर्म इसके सख्त खिलाफ है। भाईचारा सिखा रहा है, प्रेम सिखा रहा है वो, और आप क्या कर रहे हो उसका उल्टा। कि वैसे तो मैम टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम देखें जो आजकल के सिनेरियो बने हुए हैं या जो मनोस्थिति बनी हुई है, वो कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे इंडिया में मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोई इस तरह की घटनाएं कर रहा है तो लोग एज्यूम करते हैं कि मुस्लिम होगा। ये कुछ लोग ना अपने निहित स्वार्थ के लिए सिर्फ एक पूरे पूरे कौम को डाइवर्सिफाई कर लिया कि यही वो रास्ता है जो जन्नत जाता है। अब उनको सच में उन चीज़ों की ज़रूरत है जो वो अपने धर्म से कनेक्ट हों, बजाय इन ठेकेदारों से कनेक्ट। सही बात है। उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो आपका धर्म सच में कहता है ना, जैसे मैं बुद्ध धर्म की बात करूं, 3 चीज़ों का पिलर है वो, और 3 चीज़ों में सब कुछ है, उस 3 के अंडर 8 चीज़ें हैं। शील, प्रज्ञा, समाधि। शील क्या सिखाता है कि सच बोलो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, एक बैक्टीरिया की भी रिस्पेक्ट करो, उसको मारने की कोशिश मत करो, मच्छर को भी मारने की कोशिश मत करो, है उड़ा दो उसको। ये सिखा रहा है जो धर्म, बौद्ध धर्म। प्रज्ञा सिखा रहा है। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा की आप अपने अंदर झांको, अपने आप में ट्रैवल करो, अपने बॉडी में ट्रैवल करिए, स्थित होइए, स्थिर प्रज्ञ होइए, अपने मन को समझिए, अपनी सांसों को देखिए। आप जब उस लेवल पे जाओगे तो आपको किसी और की सुध रहेगी। सही बात है। समाधि में चले जाइए, उससे अपने अंदर एक यूनिवर्स है आपके अंदर, सेम आप रेप्लिका हो इस यूनिवर्स के। जो बाहर है ना पूरा इनफाइनाइट यूनिवर्स, सेम अंदर है। उसको जितना जितना जानोगे उतना बार बार जानोगे, ये सिखा रहा है बौद्ध धर्म। तो मैं कौन होता हूँ जो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दूँ? मुझे तो सीखना है यहाँ से भी। सिख धर्म क्या सिखा रहा है आपको? सिख धर्म सिखाता है कि मुझे नहीं पता मैम धर्म को लेकर, मुझे हिंदू धर्म के बारे में पता। लेकिन गुरु नानक जी जैसे अगर एक संत शिरोमणि हुए, वो एक जन्म के संत नहीं हुए जी। उनके 10, 12, 20 पता नहीं पिछले कितने जन्म से वो संत ही थे। और फिर वो बोलते हैं कि जब उनके पिताजी उन्होंने भेज दिया कि जाओ खेत में चिड़िया उड़ाओ, देखो कि वो फसल ना बर्बाद करें, तो वो बोलते हैं हरि जी की चिड़िया, हरि जी की खेत, खा मेरी चिड़िया भर भर पेट। और फसल होती है और ज़्यादा तो लोग कहते हैं चमत्कार हो गया। चमत्कार नहीं है, प्यार है, कंपैशन है, जितना बांटोगे उतना रिटर्न हो के आएगा। और मैं कौन हूँ जो मैं ये मना कर दूं कि मुझे गुरु नानक से नहीं सीखना? क्यों नहीं सीखना? मुझे सीखना है उनसे। इतना अथाह जो एक दैवत्व लेके आए हैं वो, मैं कौन हूँ रिजेक्ट कर दूं? मुझे तो उनसे भी सीखना है। क्या जीसस क्राइस्ट में औरा नहीं है? बिल्कुल। मैं क्यों ना सीखूं उनसे? मैं उनसे सीखना, मुझे सीखना है भाई कि कैसे वो उनके अंदर
इतना लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया अपनी भावनाओं को, अपने पॉजिटिव बिलीव्स को, कि उनका इतना बढ़ गया कि वो किसी अंधे को हाथ लगाए तो उसकी आंखें वापस आ गई। ये एक और है उनका। क्या मैं भगवान कृष्ण से ना सीखूं? बिल्कुल सीखना है। क्या नहीं सिखाया उन्होंने जीवन के बारे में? क्यों ना सीखूं मैं? कौन होते हो आप लोग बताओगे कि नहीं इनसे ना सीखो, सिर्फ इनसे सीखो, सिर्फ इनसे सीखो? भगवान राम से नहीं सीखे? भगवान राम ने सिखाया कि पिता ने एक बार कह दिया तो करना है, जो करना है वो उसी मर्यादा में रह के करना है। अगर उन्होंने मुझे इसलिए बोला है कि जाओ वनवास, तो करना है फिर। मैं प्रश्न नहीं खड़े करूंगा और उसको भी मर्यादा से ही पालन करूंगा। तो मैं सीता जी से ना सीखूं? अगर मैं राधा जी से ना सीखूं, मैं मीरा बाई से ना सीखूं, तो मैं क्या है ये मेरा जीवन? क्यों ना सीखूं मैं? सही बात। मैं सिंतो धर्म से ना सीखूं, जो मुझे शांति दे रहा है, पीस दे रहा है, जो बता रहा है कि हाँ आप में ही सारा जीवन आप ही से शुरू हो रहा है, आप ही से खत्म हो रहा है। और वो तो एक टर्म है, इकाई का ही। हाँ। वो इतना महत्वपूर्ण टर्म है कि जो मेरी बुक है एनर्जी एल्केमी, उसमें यही है कि आप फाइंडिंग योर स्पिरिचुअल पर्पस। आप आए हो, आप नौकरी करके खाने के लिए सिर्फ खाना का इंतज़ाम कर लें, 2 बड़ा घर और 10-20 गाड़ियाँ और 50 फ़ोन, ये इंसान का पर्पस नहीं था। इकिगाई इज अ टर्म इज यूज्ड टू फाइंड योर स्पिरिचुअल पर्पस। Okay. That's what my second book is also about. Finding your spiritual purpose. एनर्जी एल्केमी। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो और इस धरती पे किसी और मकसद से आए हो। वो सब छोड़ के आप ये कर रहे हो, अपने आप को यहाँ बांट रहे हो, वहाँ बांट रहे हो, इसको दुख दे रहे हो, उसको नहीं। भाई किसी और चीज़ के लिए आए हो, उसको जानो तो पहले। तो ये सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, हम सीखने को तैयार ही नहीं है। हमने अपने आप को बांध लिया है, यही है बस। नहीं, सब कुछ है। देखिए मैं वही कहती हूँ कि हज़ारों लाखों सवाल के साथ आप पैदा होते हो, और अब आप अपने आप को थोड़ा अवेयर करते हो तो वो सवाल आपको सुनाई देने लगते हैं। फिर आपके बिलीफ से उसके जवाब निकल के आते हैं। वो बिलीफ कुछ भी हो सकता है, हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, जहाँ से आपको आपके जवाब सिंक होते हैं वो धर्म आप फॉलो करते हैं जी। बाय बर्थ भी असाइन है और आप प्रैक्टिस से भी उसको ले सकते हो। कोई रोक टोक होनी नहीं चाहिए। आप कई लोग लगाते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आता। मैं सीखने को तैयार हूँ, तो आप सिखाओ। तो जब मेरे सवाल के जवाब जहाँ से मुझे मिल रहे हैं और वो मेरे अंदर से जो जवाब निकल रहे हैं उससे सिंक कर रहे हैं, वो मेरा धर्म है। तो मुझे जब कोई राधे राधे बोलता है तो मेरा जो वो धर्म है वो 1000 गुना प्रसन्नता से भरता है। तो दैट इज माय धर्म टू फॉलो। राधे नाम सुन के अगर मेरी इंटरनल और एक्सटर्नल में पीसफुल नहीं हो रहा, तो फिर मुझे कोई और नाम की तरफ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय कह के अगर मुझे शांति मिल रही है तो वो मेरा धर्म है। अल्लाह का नाम लेके मुझे शांति मिल रही है तो वो मेरा, जो चीज़ आपको शांति दे रही है तो वो ठीक है। आप इन द नेम ऑफ गॉड बोल रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, तो दैट इज़ फॉर यू। वाहे गुरु कह रहे हो और आप उतने ही एनर्जी से सिंक हो रहे हो, दैट इज़ फॉर यू। सीखो सब चीज़ से। हर चीज़ तुम्हें वहाँ ले जाना चाहती है और तुम जाना चाहते हो उधर। और अगर आप ये फिलॉसफी रखते हो, ये धारणा रखते हो कि जो राधे राधे नहीं बोलेगा वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, तो ऐसे मानसिकता के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? ये मानसिक, वही तो मैं कह रही हूँ, गलत है ध्रुव जी। गलत है ना? हर सवाल का जवाब, सवाल भी आपके अंदर है, जवाब भी आपके अंदर है। आपको ये सब वैलिडेशन दे रहे हैं, सारी बाकी जो ग्रंथ हैं वो आपको वैलिडेट कर रही हैं। अगर गीता मेरे सवालों का जवाब को वेरीफाई कर रही है तो गीता मेरे लिए है। सही बात है। कुरान मेरे सवालों के जवाब को वेरीफाई करे, कुरान मेरे लिए है। बाइबल से मेरे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका जवाब जो मेरे अंदर से आ रहा है उसको बाइबल वेरीफाई करी तो बाइबल मेरे लिए। सच्चाई तो यही है। तोरा मेरे लिए तभी है जो मेरे सवालों का जवाब दे रही है। ओके, नहीं सच्चाई तो यही है कि हम मानते नहीं है, हम जानते तो हैं। एक्चुअली क्या है ना, जब जैसे हम यहाँ पॉडकास्ट करते हैं तो हमें भी पता रहता है कि ये पॉडकास्ट इस क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है,
और ये पॉडकास्ट इस क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल नहीं, इन्हें अपना टाइम और पैसा सब कुछ बर्बाद किया, यहाँ आने का सब कुछ सब खराब कर दिया, लेकिन हम नहीं उस चीज को जज करते हो ना उनको बताते मतलब हाँ ठीक है। सत्यता ये है कि हमें पहले से पता रहता है। तो जो धर्म गुरु है, जिससे मैं ये कह सकता हूँ हमारा देश, हमारी इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि अगर धर्म को खत्म कर दो तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग बच गए, तो वही कुछ परसेंटेज लोग जो जॉब कर रहे हैं धर्म के नाम पर। तो ये मान के चलो कि पॉलिटिक्स चल रही है। आपको भी पता होगा कि आपके यहाँ जो जिस ज्यादा धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं वही सीट उसी को ही मिलती है, और अगर वो जीत जाता है तो वो काम भी इन्हीं लोगों के लिए ज्यादा करता है। भाई मुझे तो इन लोगों ने वोट दिया था, काम ही तो नहीं कर रहे वो मैम किसी और दिन पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करेंगे। आज जो है हम थोड़ा सा इंडियन कल्चर को लेके और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे एक इंडिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है प्रॉपर, वैसे तो और कई पार्ट हैं, वेस्टर्न है, लेकिन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो कल्चर। जैसे मूवीज भी आती हैं, साउथ इंडियन मूवी आई है कि नॉर्थ इंडियन मूवी आई है, कंपटीशन है इंडिया में आपस में। या फिर हम बात करें कि लैंग्वेज को लेकर, जैसे नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है। अब भारत की अपनी कोई अभी ऐसी राष्ट्र लैंग्वेज नहीं बनी, जैसे हम ये कहें कि हर जगह ये तो बोली ही बोली जाएगी। इंग्लिश को हमने अडॉप्ट कर लिया वेस्टर्न से। संस्कृत कुछ एक जगह बोली जाती है, महाराष्ट्र में प्रॉपर लोग वहाँ के मराठी बोलते हैं, साउथ में साउथ इंडियन बोलते हैं, नॉर्थ में हमारे ये यूपी एमपी ये सब लोग हिंदी बोलते हैं। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जो कल्चर है उसमें आपको क्या डाइवर्सिफिकेशन दिखता है और क्या आपको कमियां दिखती हैं जो सुधार करी जा सकती है? ध्रुव जी, ये बहुत ही मतलब इस समय पॉलिटिकली एजिटेटेड क्वेश्चन है और इस पे पॉलिटिक्स खेली भी जा रही है बहुत अच्छे से। वैसे तो मैं ऐसे सवालों से दूर रहती हूँ, बट मैं इसको इसलिए एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। बहुत चीज़ों को जोड़ के इतना इसका डाइवर्सिफिकेशन कल्चर है, लैंग्वेज है। हमारे यहाँ वो कोस कोस पे 4 कोस पे पानी और कोस कोस पे बानी बदले, ये एक कहावत है पुरानी। जी। पानी भी बदलता है, उसके साथ बानी भी बदलती है। हाँ जी। तो इतनी ज़्यादा जब डायलेक्ट्स हैं तो उसमें ये चूज़ करना कि कौन सा एक हमारा कॉमन डायलेक्ट होगा, क्योंकि वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश, तो हमें इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज वो दे के गए जी। तो एक वो बड़ी लैंग्वेज हुई जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ लोगों का कम्युनिकेशन का हिस्सा बनी। कम्युनिकेट ही करना है हमको, अपनी बात पहुंचानी है। आप बॉडी लैंग्वेज से पहुंचा लीजिए अगर आप में बहुत क्षमता है तो। आप वर्डों का यूज ही मत कीजिए जी, इतनी अगर आपको नफरत है तो। जी। डायलेक्ट्स आर ओनली फॉर कि कम्युनिकेशन क्या है, आपके मन में जो चल रहा है आप बता सको। तो अंग्रेज़ों ने बॉन्ड किया और मैक्सिममली उन्होंने हमें दिया एक रीच की चलो इंग्लिश सब जगह उनकी वजह से पहुंची, तो एक वास्ट मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग हुई। हिंदी उसके बाद दूसरा सबसे बड़े पॉपुलेशन हमारे देश में हिंदी स्पीकर्स की हुई, इसलिए हिंदी इज अ मेजॉरिटी। बॉलीवुड में जितनी मूवीज बनी सब हिंदी बनी। हाँ जी। और उन्होंने हिंदी सब जगह फैलाई, उसी से हम इन्फ्लुएंस। हाँ, कि आज अगर मैं किसी एसएमईज से बात करूं, उनकी एसएमईज और बंगाली उनकी मातृभाषा है, बट वो हिंदी क्योंकि उन्होंने देखी इतनी पिक्चरें कि वो समझ जाएंगे। हमने इतने पंजाबी गाने सुन लिए कि हम समझते हैं, हम भले ही बोल ना पाए लिख ना पाए, लेकिन तुस्सी अस्सी हम समझते हैं। तो छोले भटूरे हम खाते हैं। तो ये कल्चर स्प्रेड हुआ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर उसमें आप ये ढूंढो कि नहीं मेरा ही बोलो तुम, तो हम एक्सेप्ट करते हैं, हम तमिल बोलने को राजी हैं। बट अगर मैं तमिल सीख जाऊं तो मैं कितने लोग से कम्युनिकेट करूं मैक्सिमम आज की डेट में? 25 लाख 30 लाख। मैं इंग्लिश बोलूं तो शायद मैं करीब 3-4 अरब लोगों से बात करने के लिए मेरे पास एक टूल है जिससे मैं आई कैन टॉक टू एज मैनी पीपल एज इन द वर्ल्ड। तमिल सीख के 25-30 लाख लोगों से बोलेंगे, हिंदी सीखेंगे तो 10-25-30 करोड़ लोगों से बोल पाएंगे। यही भाषा की एक ज़रूरत थी ना, हमें कम्युनिकेट ही तो करना है जी। आप बोल दीजिए मैं कन्नड़ सीखने को तैयार हूँ, पर कन्नड़ सीखने के बाद मेरा रीच कितने लोगों को होगा? मैं तो इसीलिए आप नेशनल लैंग्वेज बना दीजिए इसको, हम सीखेंगे।
आप पढ़ाइए स्कूल में, हम सीखेंगे। सही बात है, सही है। संस्कृत क्यों चली गई? बहुत बड़ी ज्ञान का महासागर लिखे गए हैं संस्कृत में, तमिल में, बट इसीलिए ना कि अब रीच कम हो रही है। आप पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे, हम सब सीखेंगे, लेकिन एक उसका जो टूल, मतलब स्क्रू ड्राइवर लेके मैं अगर ये दीवार खोदूं तो क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रू ड्राइवर किसी और चीज के लिए है, दीवार खोदने के लिए कुछ और है। मेरा काम है, मुझे ये दीवार खोदनी है, तो स्क्रू ड्राइवर इज नॉट द टूल। तो लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। फ्रेंच आज की डेट में दूसरी बड़ी भाषा है आफ्टर इंग्लिश। तो आपको चाहिए कि हाँ, हो सकता है कुछ दिन में टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि मैं हिंदी में बोलूं, सामने वाला फ्रेंच में ही सुने। आ चुकी है मैम, ट्रांसलेटर ऐसे काम इट्स नॉट टू अप टू कि हमारे लेवल पे आई है। हाँ, इस लेवल की बात करें तो ये तब ये लैंग्वेज बैरियर टूट जाएगा जी। मैं तमिल में जाऊंगी और मैं हिंदी बोलूंगी, तुमको तमिल सुनाई देगा, तुम तमिल बोलोगे, मुझे हिंदी सुनाई देगा। इस लेवल पे जब आ जाएगी तो आप उसमें खुश रहिए, लेकिन आप अपनी भाषा को भूलिए मत। कोई सुपर इम्पोज करे कि नहीं तुम सिर्फ हिंदी बोलो या सिर्फ तमिल बोलो, वो गलत है, क्योंकि आपकी मदर टंग है, आपको उससे जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे भी होना चाहिए। मेरे को हर भाषा का रिस्पेक्ट करना है, मैं सीखने की कोशिश भी करूं। मुझे अगर 25 की उम्र में 25 भाषाएं सिखा दी जाती तो क्या मैंने मना कर दिया? मुझे सिखाया नहीं गया, मेरी गलती नहीं है, मुझे एक्सपोजर नहीं मिला। आज की डेट में तुम उसके हिसाब से मेरे साथ कोई बाइसेस नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे सिखाओ, मैं सीखने को तैयार हूँ। ऐसा सिस्टम बनाओ, मैं भारत की सारी भाषा सीखने को तैयार हूँ। पर ऐसा सिस्टम आप नहीं बना सकते, एक आदमी को 150 लैंग्वेज नहीं सिखा सकते। Obvious है। तो थोड़ा सा इसमें लीनियंसी रखने की जरूरत है। हमारा भाषा का एक ही मकसद है कि मैं आपको अपनी बात कह पाऊँ, बस, और कोई मकसद नहीं भाषा का। उस पर लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अभी आपने साउथ इंडिया को लेके बताया कि लैंग्वेज के थोड़े वहाँ इश्यूज रहते हैं, लैंग्वेज एडप्शन वहाँ वो लोग थोड़ा सा दिक्कत है वहाँ की। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है मैम, कश्मीर। और हम जिस दिन ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जिस टाइम पर, आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, कश्मीर में भी एक हादसा हुआ जिसमें कुछ टेररिस्ट ने आम जनता के लोगों को नाम पूछ के, आइडेंटिटी देख के मार दिया, शूट आउट कर दिया। तो आपको क्या लगता है मैम, कश्मीर के क्या मेन कॉज इश्यूज हैं और उनके रेजोल्यूशन क्या है? वहाँ किस तरीके से शांति सद्भावना हो सकती है कि मेंटल पीस के साथ आप और हम, हमारी फैमिली जा सके कश्मीर के? यहाँ चलो सेफ है सब। कश्मीर एक तो हमारा बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, और उसके लिए हम कब से जद्दोजहद कर रहे हैं शांति बहाली के लिए। और हमारी गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े स्टेप लिए, और इतने बड़े स्टेप लेने के बाद हम बहुत लंबा अरसा हमने शांति बहाली हासिल भी कर ली थी। और इस घटना ने बहुत सारे हमारे प्रयासों को बहुत बड़ा धक्का भी दिया है, क्योंकि टूरिज़्म आज बहुत ग्रो करने लगा था कश्मीर का। अब जो पहले कई लोग डरते थे वो अब जा रहे थे, और शायद इसी चीज़ को चोट पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी सुधर रही थी, वहाँ के लोकल हमसे कनेक्ट हो रहे थे। और अब जो लोग जाते थे उनका एक्सपीरियंस पहले जो जाते थे उनसे अलग था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहे थे, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी बाकी कंट्री से। शायद इसी को धक्का मारने के लिए, इसी को बहुत पीछे ढकेलने के लिए ये हरकत की गई है। और इसकी जड़ों तक जाके, और इसके जो गुनाहगार हैं उनको बख्शा तो नहीं जाना चाहिए, उसको ढूंढना प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इस साजिश का पर्दाफाश करें और इसकी इंटेंशन सामने लाएं कि ये किया क्यों गया है, और सज़ा पूरे सामने दी जाए जनता के सामने। ये बहुत बहुत घिनौना है। और जिस तरह का उन्होंने डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की है एक आम हिंदुस्तानी और कश्मीरी में, ये उन्होंने मतलब इसीलिए किया ही है। मकसद यही है कि इतनी नफ़रत हम घोल दें, इतना जहर घोल दें कि जो वहाँ पे बरकत एक शब्द है ना, कश्मीर में बरकत हो रही थी, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने ये डेस्परेशन में ये चीज़ करी। मैं उन 40
कितने परिवार हैं, 45 परिवारों के लिए 42, श्रद्धांजलि दे रही हूँ। हमारे जैसे लोग कितने खुश होके गए होंगे कश्मीर घूमने जा रहे हैं, और कैसा उनके यहाँ आपने जो ये दुख डाल दिया है, उन लोगों को छोड़ा तो नहीं जाना चाहिए। मैम आपको क्या ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया है तो इंडिया में वैसे तो जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको ही अब धीरे धीरे लोग जो है टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हमारी 4 धाम यात्रा हो गई, शक्तिपीठ हो गया। अगर हम इनको हटा दें तो कश्मीर और गोवा दो एक ऐसी जगह बचती हैं जिसका कोई धार्मिक रिलेशन नहीं है, जहाँ से फॉरेन टूरिस्टर आते हैं और जस्ट घूमने जाते हैं। तो गोवा को इन्होंने धीरे धीरे करके नशे का, शराब का अड्डा बना दिया है। आपको पता हो या ना पता हो, न्यूज़ में जनरली यही चलता है कि ज़्यादातर वहाँ पर नारकोटिक्स वाले हमेशा पड़े रहते हैं, और सूखे नशे, गीले नशे जो भी चलता है वहाँ पर। दूसरा, जुए का अड्डा बना दिया है, कसीनो सारे गोवा में ही है। और एक बचा हमारा कश्मीर, जिसको हम जन्नत कहते हैं कि भाई मिनी स्विट्जरलैंड। मैं खुद विजिट करके आया हूँ, मिनी स्विट्जरलैंड नहीं, मैं प्रॉपर स्विट्जरलैंड कहूँगा, क्योंकि जो वादियां हैं वहाँ पर, जो हरियाली है वहाँ पर, जो पेड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मिनी स्विट्जरलैंड से भी ऊपर है। तो वहां पर उन्होंने टेररिस्ट डर का माहौल बना रखा है। तो कोई ऐसी बड़ी पावर्स काम कर रही है इसके पीछे जो चाहती ही नहीं है कि इंडिया में टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, चाहे वो गोवा हो चाहे कश्मीर हो। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसी चीजें तो आप ध्रुव जी ये मान के चलिए कि हमेशा रहेंगी। इनसे लड़ना ही है, तभी ग्रो करेंगे हम। और विल पावर हमारी जितनी स्ट्रांग होगी, हम इन चीज़ों को जितना पीछे ढकेलेंगे, हम अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम गोवा जाके खुद ढूंढ रहे हैं पेडलर्स, तो वो तो हम ही कर रहे हैं ना। और अगर हम इन चीज़ों से डर रहे हैं, तो वो भी उस जो खौफ वो कायम करना चाहते हैं, वो खौफ हम अगर हम में फैल रहा है, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। और यहाँ अगर हम गोवा जाके हम ही ढूंढ रहे हैं 2 पल का सुकून, तो वो तो हम ही प्रमोट कर रहे हैं। उनका तो उन्होंने अपना लगाई दुकान, हम ही जा जाके उनको अगर मशहूर कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। तो विल पावर हमको रखनी है, ठीक है। चाहे अगर आपको चाहिए इंडिया में टूरिज्म, तो कई लोगों की विल पावर लगेगी इसमें जी। सिर्फ मैं ये कह दूं कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, मैं कश्मीर नहीं, अब मैं कल ही जाऊंगी घूमने, तो ये भी एक पागलपन है जी बिल्कुल। ठीक है। मेरी विल पावर है कि नहीं, कश्मीर का टूरिज्म डाउन नहीं होना चाहिए, मैं उसको सपोर्ट करने को तैयार हूँ, पर इसमें और लोगों की भी विल पावर लगेगी जी। एक पूरा हायरार्की है वो लगेगी। मेरा सपोर्ट है उनको, वो भी अपना पूरा सपोर्ट लगाएं, तो हम इन सब चीज़ों से टैकल कर सकते हैं। यही लागू होता है गोवा पे भी। मैं नहीं, आई एम नॉट इनटू दीज थिंग्स। मुझे वहाँ अच्छा वेज खाना मिले, मेरी रीच में हो, मुझे वो चीज़ें मिले जिस सुकून के लिए मैं गोवा गई हूँ, मुझे वो मिले। कोई और कुछ और ढूंढने गया है, उसको वो मिले। लेकिन जो चीज़ें बैन हैं, वो अगर ईजिली अवेलेबल हैं, तो किसी ना किसी की विल पावर तो कमज़ोर है, और उनको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है। मुझे तो नहीं जाना गोवा जाके, मुझे नहीं करना वो सब जो वहाँ मिलता है। मुझे भी जाना है, गोवा देखना है। मेरे लिए क्या है वहाँ पे? समंदर। मेरे लिए समंदर है, लेकिन समंदर पे जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पे कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप जाना पसंद नहीं पसंद करेंगे। तो टूरिज्म खराब कर रहे हैं कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं अनइंटेंशनली, कि हमको तो मज़े करने हैं गोवा जाके, हमको वो सब करना है जो हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसी को बढ़ावा दे रहे हो, फिर वो रिवर्स होके आपके ऊपर ही आएगा। तो चीज़ें वही कह रहे हैं कि विल पावर इसमें बहुत लोगों की लगेगी, सबको एलिवेट होना पड़ेगा, और जब हर लेवल पे सही से लोग काम करेंगे, तो सबके लिए सब चीज़ें मिलेंगी इस धरती पे। मैम एक टॉपिक आता है, आई डोंट नो यू आर एग्रीड विद इट और नॉट, कि जनरली लोग कहते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके सब कुछ कर रहे हैं। मतलब अपनी गलती नहीं मानते हम हर चीज को, देखो हमारा दोषारोपण करने की तो आदत है ही हमेशा से ही, हम हमेशा दूसरे के ऊपर दोष डाल देते हैं, हम अपनी गलती नहीं मानते, ये सच्चाई है। तो एक टॉपिक आता है इसमें, आजकल आप कंटेंट देख रहे होगे बन रहा है, जैसे हम भी एक कंटेंट ही बना रहे हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, आपकी
राय जान रहे हैं कि आप क्या सोचते हो, आपके सोचने का नजरिया क्या है। आज के टाइम में कंटेंट बनना है, देखा होगा उसमें कि महिला का रिलेशन दिखाते हैं विद ससुर, महिला का रिलेशन दिखा रहे हैं विद बॉयफ्रेंड, विद देवर, एक एक लड़की के 4 4 बॉयफ्रेंड हैं, वो उसको डिच कर रही है। मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ, चरम सुख एक वेब सीरीज है उसका नाम है, एक उल्लू ऐप करके है, उस पर इस तरीके का कंटेंट आता है। और उसको हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, हर एक लैंग्वेज में आप डब करके सुन सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है ऐसी वेब सीरीज जो OTT प्लेटफॉर्म सो कॉल्ड, जिनको हम कहते हैं आज के टाइम में नेटफ्लिक्स, अमेज़न। तो आने वाली जनरेशन जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बाद आ रही है, क्योंकि एकदम समाज नहीं बदलता, थोड़ा टाइम लेता है बदलने में, तो हम उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि एक महिला का उसके ससुर के साथ, उसके देवर के साथ, इन सब के साथ फिजिकली संबंध रहते थे हमारे इंडियन कल्चर में, क्या हम ये पोर्ट्रे कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, जो इस टाइप का कंटेंट बना भी रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं? ध्रुव जी, बीइंग अ फीमेल भी बताइएगा। बीइंग अ फीमेल आई हैव ऑब्जेक्शंस ऑन दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स। और इसे आप वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस नहीं मानती मैं, क्योंकि ये किसी भी कल्चर में इसको इस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। जहाँ तक मैं कल्चरल लेवल पे जानती हूँ चीज़ों को, कोई भी कल्चर ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करता। इसकी एक अलग ही कम्युनिटी है और हर जगह इस तरह के लोग हैं जो एक महिला को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी करे। उसके इनडेफिनिट रोल्स हैं इस दुनिया में, उसको दरकिनार करके वो सिर्फ उसको एज अ ऑब्जेक्ट ही देख के कंज्यूम करना चाहती है। और ये यही मेंटेलिटी है। और इसी मेंटेलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह ना देखा जाए जी। और इसी लड़ाई को वो लोग जीत रहे हैं कि तुमको हम ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे चाहे तुम कुछ करो। ओके। क्योंकि कंज्यूमर इतने हैं हमारे, मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं है, उनको बस अपना फन चाहिए। इंटरनेट यूज़र पे जब मुझे पहली बार पता चला था कि सबसे ज़्यादा लोग पॉर्न कंज्यूम करते हैं, मैंने कहा इतना कुछ भरा पड़ा है यहाँ पे, असीमित संख्या में ज्ञान है, वो छोड़ के लोग ये करते हैं। तो मुझे काफ़ी आश्चर्य भी हुआ और फिर मैंने मेंटालिटी समझी। तो मेंटालिटी यही है कि हमारे लिए कुछ और चीज़ नहीं चाहिए, हमको ज्ञान तुम रखो अपना, हमको यही चाहिए। उसको प्रोवाइड कराने वाले लाखों लोग हैं, कंज्यूम करने वाले करोड़ों लोग हैं। अब यहाँ पे आप कैसे लड़ोगे इनसे, क्या करोगे पता नहीं, लेकिन हाँ, हम इंडिविजुअल लेवल पे इन सब चीज़ों को दरकिनार कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करते रहेंगे। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है, पॉर्न और ये इस तरह की कंटेंट। ये भी हो सकता है कि मैम हम लोगों को कुछ नया दे दें। अब जैसे हम ये कंटेंट बना रहे हैं, हो सकता है कि हंसी वाली बात भी है, थोड़ी ब्रूटल भी है, कि कोई रात में 8 बजे बैठ के पॉर्न खोलने वाला ही हो और उसको हमारी इस वीडियो का लिंक पहुंच जाए थ्रू एनीथिंग, और वो 1 घंटा बैठ के हमारी बात सुन ले, हो सकता है उसका ध्यान भटक जाए। तो हमें भरना पड़ेगा इन चीज़ों से, जितनी उन चीज़ों से भरी है उतनी इन चीज़ों से भरेगी, तो शायद एक पॉजिटिव चेंज की हम उम्मीद कर सकते हैं। जैसे मेरा ये कहना है कि जैसे ड्रग्स बैन है, कहीं नहीं मिलते, अगर किसी को बहुत ज़्यादा तलब है, वो एकदम उसकी खोज में निकलेगा तभी शायद उसको ना, नॉर्मली नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे पान खाना है, अगर मुझे पान खाने की तलब है तो ईजिली अवेलेबल है। तो कम से कम इतना रिस्ट्रिक्शन हो कि ऐसे पान की दुकान पे ना मिल जाए। हाँ, ये इतना तो है, इतना करें तो शायद हम कुछ परसेंटेज कंजम्पशन इसका कम कर सकते हैं जी। अगर ये इतना अवेलेबल है कि पान की तरह मिल रहा है, आप समझिए मेरी बात कि चरस गांजा भी लोग चाहते हैं हमें मिले, या ड्रग्स जो बहुत हेरोइन की बात जी, लोग उसके भी कंज्यूमर बढ़ जाएंगे अगर वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा जी। हर किसी में क्यूरियोसिटी है, वो लेने पहुंच जाएगा अगर वो इजीली अवेलेबल। बट हमने एक कोशिश करी है कि हम इसको इजीली अवेलेबल तो नहीं होने देंगे जी।
तो इसी तरह हमें इस कंटेंट को भी, क्योंकि ये इसका काम ही है आपकी सोसाइटी को मैनिपुलेट करना, खराब करना, तो अगर हम इतने रिस्ट्रिक्शन इस पर लगा पाएँ कि ये इजीली अवेलेबल तो ना हो, कम से कम बहुत कोशिश 50 VPN यूज़ करके हज़ारों तरीके यूज़ करने के बाद आप उस साइट तक पहुंच पाए, तो बहुत फिर तो सारे देख लो आप। बहुत सारे लोग हाँ तब कम कर देंगे। एक यही इसका जो इफेक्टिव तरीका है वो यही है। बिल्कुल। थोड़ा सा हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और साथ में हम फेमिनिज्म के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड आजकल आप देख रहे होगे कि चाइल्ड अब्यूज बहुत हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। साथ में हम मेल्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अभी रिसेंट में आपने केसेस देखे होंगे कि एक मेरठ में केस हो गया कि आदमी को काट के ड्रम में पैक कर दिया सीमेंट से। एक अभी DGP की डेथ कर दी। एक हरियाणा में कहीं केस आया, वहाँ महिला ने एक अपने हस्बैंड को मार के सांप से कटवाया और ऐसा कुछ करा। और डेली इसके मान के चलिए आप केसेस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है, महिलाएं किस तरफ जा रही हैं, क्या मानसिकता होती जा रही है उनकी? बहुत सारे सवालों का आपने एक हाँ मैं एक करके ही हमारे जवाब दूंगी। व्यूअर्स को हम लोग आपकी राय बताएंगे। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, जो महिलाएं काट-पीट मचा रही हैं, ये क्यों हो रहा है? नहीं, मैं शुरुआत चाइल्ड अब्यूज से करती हूँ। चाइल्ड अब्यूज से करते हैं। आपने पहला सवाल पूछा, चाइल्ड अब्यूज बढ़ रहा है। पहला तो कि देखिए सबसे ज्यादा वर्नरेबल हमारे बच्चे हैं जी। और ना वो फिजिकली बहुत ताकतवर होते हैं, ना वो मेंटली अवेयर होते हैं जी। ना वो वोकल हैं इस बारे में, डर भी जाते हैं उनको डराया जाए तो वो सबसे इजी टूल है एक किसी भी प्रीडेटर के लिए, उसको अपना शिकार बनाया जाए। जी। तो इसमें जो रोल है वो पेरेंटिंग का है। जी बिल्कुल। कि आप अपने बच्चे को बताइए, उनसे आप ये चीज़ें छुपाइए मत, या ऐसा उनको माहौल मत दीजिए कि कभी उनके साथ कुछ हो और वो घर पे आके बताने में सेफ फील ना करे। उनमें इतना कॉन्फिडेंस डाल दीजिए कि किसी ने उनको अगर छुआ भी है तो उनको आपसे बताने में 10 बार ना सोचना पड़े। कि सबसे बड़ा फेलियर तो यही है कि वो ट्रॉमा तो वो झेल के आया, उसको एक और ट्रॉमा झेलना है कि मुझे मम्मी या पापा को बतानी है ये बात। वो उस ट्रॉमा को नहीं झेल पा रहा, वो शेयर नहीं कर पा रहा। और ये मैं सिर्फ 3-4 साल के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, 15-16 साल के बच्चे तक शेयर नहीं कर पाते और वो तो सोचने भी लग जाते हैं। ये तो बच्चे सोच नहीं रहे हैं, ये सिर्फ डरे हुए हैं, लेकिन स्टिल उनको लगता है कि कहीं घर पे जाके मैं कुछ बताऊँ ना मुझे ही मारना पड़े। तो कम से कम पेरेंटिंग इस लेवल की हो, कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो अपने आप के बच्चों में, आप में ट्रस्ट इतना हो कि उनको ये तो किसी अजनबी ने या किसी जानने वाले ने किया है तो कम से कम आप दोनों से शेयर कर पाएं। सही बात है। ये फर्स्ट रेमेडी है इसकी, यही पहली रेमेडी है और यहीं पे ही इसका इलाज है। सब कुछ यही आखिरी है, यही आखिरी भी है। और उसके बाद आप में इतना हो कि बच्चे ने मुझे बताया है, चाहे वो घर का कोई भी हो, एक्शन लेना है, आपको एक्शन उसके लिए लेना है, घर का बाहर का। ये जो बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये जो बाबा लोग अब्यूज कर पाते हैं उसमें जो फैमिली होती है वो चुप हो जाती है, खुद का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। इसलिए तो आपको आप वहाँ जाके सरेंडर हो रहे हो, अपने बच्चे भी डाल रहे हो, और फिर जो बच्चा आके कहता है तो आप बोलते हो नहीं बाबा जी खिलाफ कैसे जाएं। डर भी है क्योंकि बाबा जी के पास बहुत सारी पावर है, बाबा जी पर सिक्योरिटी गार्ड बहुत है, वो तो आपको एक दिन में गायब कर देंगे। वही कह रहे, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, बढ़ने के लिए जो फैमिली एक पहली यूनिट है इस सोसाइटी की, उसमें वो बॉन्डिंग हो, उसमें वो डेमोक्रेसी हो। हमारी जो डेमोक्रेसी गायब है वो परिवारों से ही गायब है। वहाँ हायरार्की है, पापा ने जो बोल दिया वो बोल दिया, या मम्मी ने जो कह दिया, दादाजी ने जो कह दिया बस वही होगा। भाई घर में डेमोक्रेसी इंटीग्रेट करिए, तभी तो आप उसके यूज टू होंगे। सही बात है। आप सुनिए अपने बच्चे की बात की, नहीं बच्चे को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, उसको भी बोलने दीजिए, एक्सप्रेस करने दीजिए। तो उसके बाद ये सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं जानती हूँ यही है। फिर सेक्स एजुकेशन आता है, बच्चे को थोड़ा अवेयर करिए, बैड टच गुड टच जाने। वो बच्चा ट्रॉमेटाइज हो रहा है तो यू हैव टू हील ना, बच्चा अपने आप नहीं हील होगा। तो आप भी उन सब चीज़ों को जानिए, उन लफ्ज़ों से अवेयर हुइए
बच्चों से कम्युनिकेट करिए, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे को पॉर्न दिखाना है, नहीं बताना इतना एजुकेट नहीं करना है। उसके लिए प्रॉपर लिटरेचर अवेलेबल है जी। हाँ, उसके लिए एक प्रॉपर शब्दावली बनी हुई है, वो बताइए, कम्युनिकेट करिए उस लेवल पे। क्या पेरेंटिंग कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? फिर बच्चे मत पैदा करो। सही बात। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोड आपको लेना है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो। हमारे पिछली जनरेशन्स ने तो जो किया, अपना ट्रॉमा डाल दिया अपने बच्चों में। मुझे तो लगता है कितने लोग हैं जो आज भी अपने मैं मेल्स की बात करूंगी, अपने बच्चे की पॉटी धोने में शर्म आती है उनको। मेट्रो में तो शायद अब लोग बहुत कोऑपरेटिव हो गए हैं। जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज हैं, अपने बच्चे को गोदी में लेके खिलाते नहीं अपने माँ बाप के सामने। हाँ। उनको शर्म आती कि कोई बोल ना दे कि बच्चे खिला रहे हो क्या। इस तरह की चीजें हैं। औरत हो क्या तुम लेके घूम रहे हो बच्चा। अब गांव में लोग बोल भी देते हैं कि बच्चा लेके घूमता है वो तो सारे दिन। तो भाई कब बनेगी बॉन्डिंग? एक जनरेशन तो 3-4 जनरेशन चलेगी, उन्होंने बच्चों से बॉन्डिंग बनाई ही नहीं कभी। ये मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमरी रूट कॉज है। हाँ, बॉन्डिंग ही नहीं कर पाते हैं। कारण उनको ये रहता है कि बच्चा लेके खिलाना अपने आप में एक मर्दांगनी कम हो जाएगी। ये औरतों वाला काम है भाई। तुम्हारा ही बच्चा है, तुमसे बॉन्डिंग चाहिए उसको, फिर वो कहीं और बॉन्डिंग ढूंढेगा, फिर तुम परेशान होगे। सही बात है। तो ऐसे ही, और फिर आप ये चाइल्ड अब्यूज का यही रेमेडी है। यू हैव टू क्रिएट बॉन्डिंग विद इन योर फैमिली। यू हैव टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी विद इन योर फैमिली। डेमोक्रेसी इज नॉट अ टर्म फॉर ओनली फॉर कि राज्य इससे चलते हैं, घर भी इसी से चलता है। चलाओ, सीखो, तुम भी सीखो सरेंडर करना, क्रिटिसिज्म को सुनना, वाइफ को सुनना, बच्चों को सुनना, खुद की बात रखना। तुम्हारे इमोशंस हैं, तुम उसको रखो। इसी से परिवार जब बनेगा तो ऐसी सोसाइटी बनेगी जो ज़्यादा टॉलरेंट होगी। ऐसे ही फिर स्टेट बनेंगे, फिर देश बनेगा, वो टॉलरेंट होता जाएगा जी। फिर रही वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो फेक फेमिनिज्म हो रहा है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। फेक फेमिनिज्म हमारी उस लड़ाई को एकदम जड़ों से कमज़ोर कर देता है, जिसके लिए 10,000 20,000 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। एक चीज़ मतलब आप समझिए, ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी से एडमिशन डिनाई किया गया और 30 40 साल बाद उनको यूनिवर्सिटीज आज एक्नॉलेज करके उनकी डिग्रियां दे रही हैं। रिकॉग्नाइज नहीं करते थे क्यों? क्योंकि वो महिला हैं। वहां से लड़ के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और तुम एक अपने छोटे से फायदे के लिए किसी पे झूठा रेप केस, किसी पे झूठा दहेज का केस लगा दोगे। इतना बड़ा जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो सिर्फ एक तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए तुम उसको पूरा का पूरा तार कर रहे हो भी ऐसी हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? हमारी आवाज उठने में सदियां लग गई, बट मेल प्रिविलेज है ये। आपके पास वो मुकाम पहले से है कि आप एक अकेला दर्द आपको होगा तो आपके पास 10,000 लोगों का सपोर्ट पहले से है, सिस्टम बना हुआ है। इसीलिए एक केस भी होता है तो इतना हाईलाइट होता है, क्योंकि आपके पास वो आवाज है, वो प्लेटफॉर्म है, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाओं के पास लाखों केस होने के बाद एक केस हाईलाइट होता है। क्योंकि हम उतने वोकल अभी नहीं हो पाए हैं। और फिर उसमें से एक केस आरजी कर एक केस होता है, किसी तरह जुट के लोग प्रोटेस्ट पे उतरते हैं, आते हैं, अभी उसका रिजल्ट हम नहीं निकाल पाए हैं। उस बीच में और लाखों करोड़ों केस हो चुके हैं ध्रुव जी। सही बात है। और हम उसकी आवाज उठा भी नहीं पाए हैं, और फिर एक केस ऐसा आता है और वो सब चीजों पे पानी फेर देता है। और मैं सख्त खिलाफ हूँ ऐसे लोगों के। इन लोगों के लिए तो ऐसा कानून होना चाहिए जो इन कानूनों से भी ज्यादा टफ हो। फेक केस करने पे, फेक रेप केस, फेक हैरेसमेंट केस, फेक डाउरी केस का तो एक अलग कानून होना चाहिए कि अगर डिटेक्ट हुआ तो तुम्हारी तो। अभी तो मार्केट में एक नया बिजनेस आया है, शादी करो, डाइवोर्स लो, एल्यूमिनाई ले लो। यही इन्हीं सब चीजों से तो वो जो रियल क्रांतिकारी हैं वो डरते हैं। ये गद्दार हैं ये लोग। हमने उनके लिए बनाए थे ये नियम, जो आवाज नहीं उठा पा रहे थे। पिताजी ने अपनी पगड़ी बेच के, जमीन बेच के शादी करी किसी तरह, और वो ससुराल में मुंह फूला है कि दहेज कम लाइए, इसको जला देते हैं, दूसरी कर देंगे। उन लोगों के लिए ये
कितने लाखों लोग जल के मर गए ध्रुव जी, तब जाके ये दहेज का कानून आया। कितनी लड़कियां मर गई, कभी कोई सास नहीं जल के मरी, कभी उनके घर में उनकी बेटी नहीं जली, लेकिन बहू पहुंचते ही बहू पता नहीं कैसे जल जा रही है। ये बात तो सत्य है, बहुत लाखों केस हुआ है। तब जाके हम हजारों नहीं लाखों, हम ये डाउरी एंटी डाउरी बिल ला पाए। वो भी आज भी शादियां हो रही हैं जिसमें दहेज लिए दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डाउरी का बिल आ गया तो दहेज बंद हो गया, दहेज तो चल रहा है, केस नहीं हो रहा है, केस भी हो रहे हैं। लोग वो कुछ केसेस सही हैं, कुछ नहीं है, मैं नहीं कह सकती, डेटा नहीं है उतना, मैं उतना अपडेट नहीं हूँ डेटा से। लेकिन ये जो केस जो फेक केसेस हो रहे हैं मैं इनके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं उन हर उस सच्चे इंसान के साथ हूँ जिसको इंसाफ नहीं मिल पाया है, जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया उस कगार तक। और उनकी लिए मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आपकी आवाज़ उठ रही है, जायज़ है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपनी आवाज़ हर जगह उठा सकते हो, लेकिन सच में इन सब चीज़ों से वो उसका हक मारा जाएगा जिसके ऊपर सच में सेक्सुअली हरास हुई, नौकरी पे, बस में, ट्रेन में, वो नहीं कह पाई अपनी बात, लेकिन आपने ये हाईलाइट कर दिया कि मर्दों के साथ जुर्म हो रहा है या झूठे केस लग रहे हैं, तो वो सच में वो और 10 कदम पीछे चली जाएगी, वो अपनी बात नहीं कह पाएगी। या जिसके साथ रेप हुआ, वो एक झूठा रेप केस होने के बाद उसकी ज़िंदगी और तबाह हो जाएगी, उसकी आवाज़ अब और नहीं उठ पाएगी। तो इस तरह की चीज़ों में हमें बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सारी महिलाएं मिसयूज़ कर रही हैं, नहीं बिल्कुल, सारी महिलाएं तो आवाज़ उठा ही नहीं पा रही हैं ध्रुव जी। अगर सारी महिलाएं आवाज़ उठा देंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बचेगा जो जेल के बाहर। सही कह रहे हो आप। लेकिन हम इस चीज़ का सम्मान करते हैं कि सारे ऐसे नहीं हैं, हम सोसाइटी में जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं। आई सपोर्ट के नॉट ऑल मैन, लेकिन मैक्सिमम हैं, क्योंकि ऐसी कोई लड़की नहीं जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई हैरेसमेंट का फॉर्म नहीं झेला है। ये बात तो है, फैक्ट। 100% हैं लड़कियां, चाहे वो किसी लेवल की हों। राजा रानी महाराजाओं के घर के लोगों ने भी हैरेसमेंट झेला है। उसी कहानी को डिपेक्ट करता है हमारा महाभारत, द्रौपदी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है और इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। ये कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से हम खुद शर्मिंदा होते हैं, और नहीं होना चाहिए। इसका बैलेंस हमें ढूंढना पड़ेगा। और तीसरा, जैसे मैं ये बात करें कि नॉट ऑल मैन, लेकिन एक टेलीग्राम चैनल था जिसपे हाउ टू अब्यूज़ योर सिस्टर, हाउ टू अब्यूज़ योर मदर, हाउ टू अब्यूज़ एनी गर्ल इन योर कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम चैनल विद ट्यूटोरियल्स। और उसमें कितने लोग, 70,000 लोगों ने ज्वाइन किया था, उसको रेट करके बंद करना पड़ा। तो हम किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें? और हम अपनी ये जो वुमेन राइट की जो बातें हैं वो हम कैसे बंद कर दें? हम कैसे कह दें कि सारी सुरक्षित हो गई, अब सारी मिसयूज़ कर रही हैं? तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। महिलाएं कुछ हैं जो मिसयूज कर रही हैं, आप उनको भी उनके नाम से पर्टिकुलरली बुलाइए कि इस औरत ने ऐसा किया है, इसको इसकी कोई कड़ा दंड मिलना चाहिए। हम भी यही कहेंगे कि इस आदमी ने ऐसा किया है गलत। हम भी नहीं कहते कि सारे मर्द खराब हैं, सारे आदमी खराब हैं, और आप भी मत कहिए कि सारी औरतें खराब हैं, क्योंकि सारे, लेकिन बहुत कम आ पाता है मैम कन्विक्शन। आपके रेप केस में तो 1% है, इंटरनेशनल डेटा है ये। तो इस तरह तो आप पूरी तरह से इस चीज को नेग्लेक्ट ही करना चाहते हो। कन्विक्शन 1% है तो हम ये कह सकते हैं 99% केस फेक है। ये तो बहुत गलत टर्मिनोलॉजी है। कन्विक्शन नहीं हो रहा तो केस फेक है, ये तो मैं ये नहीं कह, नहीं, ये टर्म गलत है। ये पूरी तरह से आपने गलत बात बोली है ध्रुव जी, मैं इसका खंडन करूंगी और मैं बिल्कुल कहूंगी कि आपने शब्द वापस लीजिए जी, क्योंकि ये नहीं है, कन्विक्शन नहीं हो रहा है। वो हमारे हो पा रहा है कन्विक्शन। ये जो महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी कानून व्यवस्था है। बाकियों को तो छोड़ दीजिए आप, सबसे बड़ी दुश्मन वो है। और जब पहले लोग कम जागरूक थे ना, तो लोगों को फिर भी डर लगता था, कुछ करने से पहले ही वो सोचता था शायद मैं कुछ होगा मेरे साथ। अब उसने देख लिया व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, तो अब वो डर भी धीरे धीरे जा रहा है। आपको क्या लगता है कितने % केस फेक होते होंगे, कितने % जेन्युइन होते हैं? उसका डेटा तो क्राइम पोर्टल पे है रोजी। क्राइम पोर्टल पे तो मैम वो 100% रेपिस्ट हैं,
या फिर 100% नॉन रेपिस्ट है। अब जब कन्विक्शन रेट 1% है 99% हाँ, तो ये व्यवस्था ही औरतों की दुश्मन है। कानून व्यवस्था में तेजी आना बहुत जरूरी है। आप इन सब चीजों को इतने लाइटली नहीं ले सकते। इस पर मैं स्टडी करके लोगों को एक इसका फाइनल कंक्लूजन कि सही सुझाव और सही तरीके से जिससे कोई बहुत बड़ा चेंज आए सोसाइटी में और लॉज में और गवर्नमेंट में, जो हमारी अभी सिटिंग गवर्नमेंट है वो कुछ एक्शन ले। जब मेरा ये सजेशन है, जब हमारे जो सेकंड जेंडर है, हमारे जो मेल जेंडर है, जब वो इसको फील करेगा, जो वो समझेगा, जैसे हम सवाल पूछते ना कि अगर आपकी बहन के साथ होगा तो कैसा लगेगा, बहुत खराब। आपकी बेटी के साथ हो, खराब ही लगेगा। अगर आपके साथ होगा तो कैसा होगा ध्रुव जी? वो दर्द खराब नहीं होगा, वो दर्द, तब वो डर आप समझ सकेंगे कि अगर ये मेरे साथ हुआ, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे मेरे साथ जबरदस्ती किया, मेरे साथ, तब आप वो डर को शायद थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। बहन और बेटी के साथ तो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो जब इस सवाल का जवाब आपको मिलने लगेगा, तब आप उस चीज़ को समझेंगे और उस चीज़ के लिए खड़े होंगे, तब आप बोलेंगे रियल में कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए ऐसी दुनिया हो, तो मैं किसी और के लिए भी नहीं चाहूँगा कि मेरे लिए ऐसी दुनिया हो। जेल में सबसे बड़ा डर क्या होता है एक आदमी को पता है? नहीं। वहाँ उसका रेप हो सकता है। इसलिए 90% मर्द जेल जाने से डरते हैं। नॉट कि वहाँ खाना नहीं मिलेगा या कुछ और होगा। दे कैन बी रेप्ड देयर। कैन भी क्या, दे होना ही है। वो दुनिया आपको तो वो दुनिया जेल में मिल रही है, हमको तो यहाँ मिल रही है जहाँ हम जी रहे हैं, वही डर के साथ जो डर आपको जेल में लगेगा। मुझे ऐसा लगता है मैम, लॉस को फॉलो ना करके सोसाइटी को बदलना चाहिए, सोसाइटी में चेंज आने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए इसके लिए यही, और लोगों को थोड़ा एडुकेट किया जाए, शिक्षा पर काम किया जाए। मुझे ऐसा लगता है प्राइमरी शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, इसमें इस चीज को डाला जाए। वही रोजी मैं मल्टीपल लेवल पे हमें विल पावर चाहिए। बहुत मतलब जो थोड़ा सा एजुकेटेड आदमी हो जाता है तो इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और थोड़ा सा हमें धार्मिक चीजों से भी जुड़ना चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो हमें रोकती है सारे गलत काम को करने से। बिल्कुल एग्री हूँ मैं इससे आपसे ध्रुव जी, की मैं वही कह रही हूँ कि मल्टीपल लेवल पे एक हायरार्की है जिससे ये दुनिया चल रही है। मैं हूँ एक इंडिविजुअल, फिर एक फैमिली है, छोटी यूनिट, फिर फैमिली से एक छोटी सोसाइटी है, फिर एक बड़ा है। तो ये बहुत मल्टीपल लेवल पे, जब सरकार से लेके देश क्या है, हम ही लोग तो हैं देश। तो उस लेवल पे विल पावर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी जाएगा, वहाँ से भी आएगा। दोनों जगहों के आके एक बैलेंस बनेगी हर चीज़ के लिए, तभी ये चीज़ें सही होंगी। बिल्कुल। बैलेंस नहीं, आप सिर्फ एक की जिम्मेदारी पर नहीं थोप सकते। सही बात है। सिर्फ महिलाओं का काम नहीं अपने आप को सुरक्षित रखना, नहीं, आदमियों का काम है महिलाओं को सुरक्षित रखना। आप अपना काम करिए। हमारी जिंदगी में उतना, मतलब वही है कि आप जितना अपने अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना हमारे अंदर कम होंगे। सही बात है। फिर आपकी भी एक पहचान है, मेरी भी एक पहचान है। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना करिए। जब आप अपना काम छोड़ के ये देखने की मैं क्या कर रही हूँ, तो वहाँ मेरी फ्रीडम खत्म होने लगती है। बस यही है सब, अगर अपने अपने को वॉच करें, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो उस वही कह रही, वही हायरार्की फॉलो होएगी तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल। और वो कब होगी, कैसे होगी? मैम ऐसे ही होगी, हम ये पॉडकास्ट करते जाएंगे, लोग देखते जाएंगे और आपके थॉट सुनेंगे लोग, कुछ हमारे सुनेंगे। तो रंजना मैम, जो हमने अभी गहरे टॉपिक पर बात करी है, कल्चर को लेके, डाइवर्सिफिकेशन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड अब्यूज को लेकर, और आपकी बुक्स से रिलेटेड हमने बात करी। हर एक बात से इंसान रिलेट कर पाया होगा कि आज के टाइम में सोसाइटी में तो प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स चल ही रही है, हजारों प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की सारे सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जरूरी है बस चेतना की, चिंतन की, और दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है। आपने समझाया लोगों को इतनी अच्छी तरीके से। मेरी शुभकामनाएं हैं जो आपकी नई बुक आ रही है कि वो इतनी सक्सेसफुल हो जाए, इतने ज्यादा लोग उसे परचेज करें, बाय करें और आपकी विचारों को पढ़ें,
और कुछ ना कुछ छोटा छोटा बदलाव लेकर आए। क्योंकि अभी मुझे किसी ने एक पॉडकास्ट में सिखाया कि ध्रुव, बड़ी जंग कैसे जीती जाती है। मुझे नहीं पता सर कैसे जीती जाती है। छोटी जंग जीतती है। छोटी छोटी तैयारी करते जाओ, छोटे छोटे गोल्स को प्रेस करते जाओ, बड़ी जंग जीत जाओगे। तो फिर जब उन्होंने ये समझाया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम ये सब पॉडकास्ट इसलिए करते हैं, इनसे इनका कोई वैसी वैल्यू नहीं है कि इनसे हमें कोई पैसा मिल जाएगा या कुछ वो चीज आ जाएगी। बस ये हमारी वो जंग है जो हम लड़ रहे हैं छोटी छोटी, जिससे एक सोसाइटी में बड़ा चेंज आ पाए। और आज हमारा कोशिश यही थी कि आप यहाँ आए, लोगों को अपने विचार बताएं, ताकि हम एक बड़ी जंग जीत पाए। बिल्कुल। और हो सकता है कि आप जितने आसानी से ये सब बातें बोलते हो, है बहुत गहरी। अब वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बिल्कुल मैं एग्रीड करता हूँ कि लाखों साल तक, हजारों नहीं लाखों साल तक महिलाओं के साथ गलत हुआ है, लेकिन अब जो उसका मिसयूज हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत हो रहा है। क्योंकि कोई चीज आपको इतनी मुश्किल से हासिल हुई, अब आप उसका मिसयूज कर रहे हो। राइट यूज ऑफ एनीथिंग इज बेटर एंड एट दैट राइट टाइम। कुछ आखिरी मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें आज के पॉडकास्ट में? अब आखिरी विचार तो, बात तो हमने बहुत गहरी गहरी करी ध्रुव जी, और इतनी गहराई में चले जाएंगे ये नहीं पता था। और एक बहुत फेमस रूमी जी को कभी आपने पढ़ा हो तो, फारसी के पोएट हैं और बहुत लोगों को, जिंदगियों को इन्फ्लुएंस किया उन्होंने। एक उनकी गज़ल है, उसका सार इतना है कि एक मैखाना है, वो भी खुदा है खुद। उस मैखाने में जो बर्तन है वो भी खुदा है। उस बर्तन में जो शराब है वो भी खुदा है। जिस हाथ ने उसको पकड़ा है वो भी खुदा है। सब कुछ खुदा ही। इस तरह से उन्होंने दुनिया को एक विवरण दिया है। तो हमारा रोल इसमें इतना ही है कि हम इस चीज़ को पहचानें। एनर्जी वही है, हर जगह फ्लो हो रही है, हमें पहचानना है और अपने आप को उससे जोड़ना है। एक यही मकसद से भेजा गया है, यही कर नहीं पा रहे हैं और उसके अलावा हर चीज़ कर रहे हैं। पता ही नहीं कैसे कर पा रहे हैं हमको तो ये लगता है कि उस एनर्जी को थोड़ा बीच में झटके भी देने चाहिए ताकि लोग चलने लगें सही से। बट बहुत ही लिबरल है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सबको आज़ादी दी है कि तुम ये करो, तुम ये करो, जो मर्जी वो करो, रिजल्ट्स के लिए तैयार रहो। तो देखते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हों। हम जो जानते हैं वो दूसरों को बताएं, दूसरों से सीखें और हर उस चीज़ से सीखें जिसका एक इम्पैक्ट है इस ज़माने में, इस दुनिया को बनाने में। आप काफका को पढ़ लीजिए, आप वेस्टर्न फिलॉसफीज़ पढ़िए, आप अरस्तु को पढ़िए, आप प्लूटो को पढ़िए, प्लाटो को पढ़िए, आप हिंदी दर्शन पढ़िए, कालिदास को पढ़िए, तुलसीदास को पढ़िए, बहुत सारे दर्शन हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िए, आप ओशो को पढ़ लीजिए, आप तुकाराम के बारे में जानिए, संत तुकाराम के बारे में जानिए। यही तो आपका धर्म है। आप तिरुवल्लुवर, संत तिरुवल्लुवर के बारे में जानिए, पेरियार के बारे में जानिए, आप शंकराचार्य के बारे में जानिए। क्या कर रहे हैं आप? क्यों बाकी चीज़ों में? आप इसी में जीवन खत्म हो जाएगा। आप रूमी को पढ़ेंगे, आपकी आधी ज़िंदगी निकल जाएगी समझने में उनको। गुरु नानक को आप जब श्रद्धा होगी, आप समझेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के 10 बरस ऐसे चले जाएंगे। कहाँ है समय ये सब फालतू के काम करने का? हाँ, वेस्टर्न फिलॉसफीज पढ़िए, आप रशियन फिलॉसफीज पढ़िए, जर्मन, फ्रेंच, सही बात है, पढ़िए। तो जिन्होंने दुनिया को इम्पैक्ट किया उनको जानिए। तो नहीं मैम, बिल्कुल। मैं और मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, रंजना मैम ने जिस तरीके से बताया कि छोटा सा जीवन है, आपको अपना काम पर ध्यान देना है, कर्म करते जाइए और घूमने पे फोकस करिए, पढ़ने पे फोकस करिए, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर आप मैम के आई फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा होगा, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सो दैट कि आप मैम से जुड़ें। और एक QR कोड भी साइड में आ रहा होगा, उसको स्कैन करके भी आप आई ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए और जुड़िए, सो दैट कि थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पैसा,
थोड़े से आपकी जो यूटिलिटीज हैं उनको यूज करके आप एक सोशल कॉज में आ सकें और इस प्रकृति के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ भला कर पाए। रंजना मैम, अगर कोई हमारा व्यूअर आपसे कनेक्ट करता है आपके इंस्टाग्राम पेज पर आर के नवाब या आपके व्हाट्सएप नंबर पर, तो उसको आपसे क्या मदद मिल सकती है? देखिए ध्रुव जी, बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में थे, मैंने उनके जवाब ढूंढे पाए, और इसी तरह मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। और आप बिल्कुल आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद कर सकती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल। और मैं बिल्कुल, मुझे खुशी होगी आपकी समस्याओं को सुनने और समझने और मदद करने में। तो बेसिकली आप लाइफ कोचिंग देते हैं? हाँ, इसको लाइफ कोचिंग कह सकते हैं आप। मेरे तरफ से तो ये मदद करना है, मैं मदद करना चाहती हूँ सबकी। जी जी। तो आई वांट टू हेल्प एज मेनी एज आई कैन। नहीं, ये जो आप शुभ कार्य कर रहे हैं इसके लिए पूरी शुभकामनाएं हमारे साथ। आप सभी लोग, मैम का इंस्टाग्राम हैंडल आपको अभी तक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाओ और फॉलो कर लो। और कोई भी आपका क्वेश्चन है मैम से एक बार पूछो और उसका जवाब पाओ। उसके कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इससे अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी कि आज के टाइम में आपको फ्री में किसी का समय मिल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बेशकीमती चीज है इस दुनिया में वो समय ही है। अब बाकी जो चीजें हैं, मैं उन सब चीजों से बाहर हूँ। ऊपर वाले की कृपा है कि जो हमने इस पॉडकास्ट में अभी तक डिस्कस किया है, इस डिस्कशन को करते हुए मेरा सुबह से शुरुआत होती है और रात तक निकल जाती है, और मुझे खुद नहीं पता चल पाता दिन भर में कि दुनिया में क्या हो रहा है। इवन मेरे गेस्ट ही मुझे बताते हैं कि ध्रुव ये सब चल रहा है। अच्छी बात ये है कि मैं पहले पॉडकास्ट में सुनता हूँ और दूसरे पॉडकास्ट में वही चीजें डिस्कस करता हूँ, फिर दूसरे में सुनता हूँ, तीसरे में आ जाता हूँ। आप लोग यूं ही देखते रहते होगे, बोलते होगे ध्रुव नेक्स्ट, क्योंकि वही सब होता जा रहा है। हम आगे से सीखते हैं, पीछे देते हैं, फिर वहां से सीखते हैं, वहां सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने 3 पॉडकास्ट अलग अलग टॉपिक पर करे और एक पॉडकास्ट में उसका पूरा सारांश निकाल लिया। यही हमारी कोशिश रहती है आप लोगों से कनेक्ट करने की। इस पॉडकास्ट में आपको लगता है कि मैंने कहीं गलती से कुछ गलत बोल दिया या रंजना मैम ने आपको कोई गलत मैसेज दिया, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम और इन डेप्थ जाएं, बिल्कुल गहराई पर जाएं और आपकी इमोशंस को, आपकी भावना को, आपके दिल को, आपके दिमाग की हर एक नस को टच कर पाए कि हाँ, हम आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं। उतना गहरा टॉपिक छुए और आपको एकदम, आपको कह सकते हैं कि दिमाग से झकझोर दें इस टॉपिक पर लेके, क्योंकि मैम एक ऑथर है, बुक लिखती हैं, तो मैम की चेतना बहुत बड़ी है, मेरी तो छोटी सी है। अरे नहीं। और थैंक यू सो मच रंजना मैम कि आप हमारे यहाँ आए इस पॉडकास्ट में।